हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी इन कमर्शियल फील्ड। दोस्तों, आज की जो क्लास है उसमें हम लोग अकाउंटेंसी का फर्स्ट चैप्टर एनपीओ यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, गैर लाभकारी संगठन या गैर व्यापारिक संस्थाओं का जो लेखांकन वाला हमारा फर्स्ट चैप्टर है, उस चैप्टर का हम पूरा थ्योरी के साथ हम उसका आंसर यहाँ पर जानने वाले हैं। यह जो वीडियो है वह पार्ट 2 है। इससे पहले हमने 11 क्वेश्चंस एंड आंसर का सॉल्यूशन करा दिया है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चालू करते हैं। फर्स्ट 12th नंबर हमारा क्वेश्चन है, आय व्यय खाता क्या है। आय व्यय खाता एक लेखा अवधि के लिए आय और व्यय का सारांश है। जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है वह एक लेखा अवधि के लिए, मतलब जो भी खाता बनता है उसके लिए एक अवधि बनाई जाती है, चाहे 1 साल की हो, चाहे 5 साल की हो, चाहे 10 साल की हो। जो भी अवधि बनाई जाती है, अधिकतर यह 1 साल के लिए अवधि बनाई जाती है आय व्यय खाते में, और 1 साल की अवधि के लिए यह आय और व्यय का सारांश होता है। मतलब 1 साल में जो भी आय और व्यय किए जाते हैं उसी के लिए यह आय व्यय खाता बनाया जाता है। आय व्यय खाते क्या है, तो आय व्यय खाता एक नाम मात्र खाता है। यह हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपसे 1 मार्क्स में यह पूछता है कि आय व्यय खाता क्या है, तो यह एक नाम मात्र खाता है और लाभ हानि खाते के समान होता है। इसे उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। आय व्यय खाते को उपार्जन आधार पर बनाया जाता है। आय पक्ष का व्यय पक्ष पर अधिक के बचत या अधिक यानी सरप्लस तथा व्यय पक्ष का आय पक्ष पर अधिक घाटा या कमी डिफिसिट कहलाता है। आय व्यय खाते में देखिए, अगर आय अधिक होता है तो यहाँ पर यानी आमदनी होती है, प्रॉफिट होता है, तो क्या करेंगे हम लोग, सरप्लस ऐड करेंगे। अगर खर्चा यानी डिफिसिट, अगर खर्चा होता है, एक्सपेंसेज अधिक होता है, व्यय अधिक होता है, तो क्या होगा, डिफिसिट लिखाएगा। ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट पक्ष में क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर को लिखते हैं और क्रेडिट पक्ष में इनकम को लिखते हैं। अगर हमारा खर्चा यानी एक्सपेंडिचर अधिक होता है तो क्या होगा, हमारा डिफिसिट लेकर आएगा। अगर इनकम यानी क्रेडिट साइड में जो इनकम है वह अधिक होता है तो क्या होगा, सरप्लस लिखाएगा। आय व्यय खाते के लिए हमने आपके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया है, अगर आपने उसको मिस कर दिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और उसे अवश्य देखें। चलिए हम लोग पिकल्स के शब्दों में यहाँ पर देखते हैं, आय व्यय खाते को लाभ हानि खाते के समान कहा जाता है। आय व्यय जो खाता है, उन्होंने कहा है पिकल्स के शब्दों में कि जो आय व्यय खाता होता है वह लाभ हानि खाते के समान कहा जा सकता है। यह वैसे ही काम करता है और ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर बनाया जाता है जिन पर लाभ हानि खाता। आय व्यय खाता जो भी क्वेश्चंस आएंगे वह पूछे जाते हैं कि आय व्यय खाता क्या है और इसकी कितनी विशेषताएं, तो हम नीचे चलकर विशेषताएं आगे चलने के बाद जानने वाले हैं। तो जो भी परिभाषा है उसमें हमें वैज्ञानिकों की यहाँ पर परिभाषा देने से वह बहुत ही अच्छी परिभाषा वहाँ पर बन जाती है। ठीक है। तो जो भी एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस में हमें कुछ वैज्ञानिकों की परिभाषाओं को यहाँ पर दिखाना जरूरी होता है। ठीक है। तो चलिए हम इनके बारे में जानते हैं कि आय व्यय खाता जो होता है वह लाभ हानि खाते के समान होता है। यह वैसे ही काम करता है और ठीक उन्हीं सिद्धांतों पर बनाया जाता है जिन पर लाभ हानि खाता है। यह किसने कहा है, तो पिकल्स जी ने कहा है। ठीक है। चलिए सेकंड देखते हैं, स्पाइसर एंड पेंगलर के अनुसार आय व्यय खाता एक गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता है। आय व्यय जो खाता होता है यह एक गैर व्यापारिक संस्था का लाभ हानि खाता है, यानी यह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा आय व्यय खाता बनाया जाता है। इसमें आगम मदें ही होती है जिसे एक अवधि के समस्त व्यय चाहे उनका वास्तव में भुगतान किया गया हो अथवा नहीं उसे डेबिट किया जाता है, तथा समस्त आय चाहे वास्तविक रूप से प्राप्त हुई हो अथवा नहीं उसे क्रेडिट किया जाता है। आय व्यय खाते का अंतिम शेष उस अवधि का आय का व्यय पर अधिक तथा व्यय का आय पर अधिक जैसी स्थिति को दर्शाता है। जब भी आय व्यय खाते की अंतिम होती यानी अंत जब हमारा कंप्लीट होता है आय व्यय खाता, तो उसमें या तो आय अधिक होता है ना या व्यय अधिक होती है, नहीं तो या एक्सपेंस अधिक होता है या इनकम अधिक होता है। ठीक है। यही हमारे आय व्यय खाते की अंतिम स्थिति को दर्शाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आय व्यय खाते की मुख्य विशेषताएं बताइए। आय व्यय खाते की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। फर्स्ट नंबर है, आय व्यय एक नाम मात्र खाता है। यह हमने आपको ऊपर बता दिया है कि आय व्यय जो खाता है वह एक नाम मात्र खाता है। यह हमेशा आपसे 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में यह पूछता है कि आय व्यय खाता क्या है, तो यह एक नॉमिनल अकाउंट है, नाम मात्र खाता है और इसके लिए हमेशा नाम मात्र खाते का नियम लागू होता है। यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अन्य अतिरिक्त सूचनाओं या समायोजनाओं के आधार पर बनाया जाता है। आय व्यय खाते को प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अतिरिक्त सूचनाएं जो एडिशनल रूप में दी जाती है उन्हीं सूचनाओं के या समायोजनाओं के आधार पर बनाया जाता है। इसके डेबिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत व्ययों को दिखाया जाता है
और इसके क्रेडिट पक्ष में उस अवधि से संबंधित सभी आयगत आयों को दिखाया जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पूंजीगत मदों को इसमें नहीं लिखा जाता है। आय व्यय खाते में जो भी पूंजीगत मद होती है यानी फिक्स एसेट होती है उन्हें नहीं दिखाया जाता है। स्थायी संपत्ति जो भी होती है उसे हम आय व्यय खाते में नहीं दिखाया जाता है, जैसे कि क्रय विक्रय हो गया, विनियोग हो गया, विशिष्ट दान, उपकरण। क्वेश्चन के बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन है जो हमेशा यह 5 मार्क्स में यानी 5 मार्क्स में यह हमेशा पूछा जाता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाते में अंतर बताएं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता आय व्यय खाते में निम्नलिखित अंतर है। पहले हम लोग फर्स्ट खाना बना लेंगे क्रम संख्या का, फिर सेकंड बना लेंगे अंतर का आधार का, थर्ड नंबर पर प्राप्ति एवं भुगतान खाता, तब 4 पर आय व्यय खाता बना लेंगे। ठीक है, क्रम संख्या में 1 पॉइंट डालकर अंतर के आधार में खाते की प्रकृति, यानी यह जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता आय व्यय खाते हैं उसकी खाते की प्रकृति कैसी है उसको हम लोग यहाँ पर जानते हैं। यह एक वास्तविक खाता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है यह एक वास्तविक खाता है। यह हमेशा आपको 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है वह कौन सा खाता है, तो यह एक वास्तविक खाता है यानी रियल अकाउंट है। और आय व्यय जो खाता होता है वह एक नाममात्र यानी नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा खाते का रूप। यह नगद लेन देन का वर्गीकृत सारांश है या विवरण है, इसलिए इसे गैर व्यापारिक संस्थाओं का रोकड़ खाता कहा जा सकता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है उसमें हमेशा नगद लेन देन का वर्गीकृत या सारांश या विवरण यह प्रदर्शित करता है, और जो आय व्यय खाता होता है वह गैर व्यापारिक संस्थाओं का रेवेन्यू खाता होता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता और आय व्यय खाता जो दोनों होता है वो उसे गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा ही बनाया जाता है, लेकिन आय व्यय जो खाता होता है वह एक रेवेन्यू खाता होता है और जो लाभ हानि खाते की तरह काम करता है। ठीक है, चलिए थर्ड पॉइंट कर बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा प्रारंभ। यह खाता हतस्थ रोकड़ यानी कैश इन हैंड तथा बैंक में रोकड़ कैश एट बैंक से प्रारंभिक शेष ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते के शुरू में हम लोग टू बैलेंस बीडी की तरह हम लोग यहाँ पर आरंभ करते हैं ओपनिंग बैलेंस से। ठीक है, और आय व्यय खाता में यह किसी प्रारंभिक शेष से प्रारंभ नहीं होता है, प्रत्येक अवधि के लिए नए सिरे बनाए जाते हैं। आय व्यय खाते में जो भी बनाया जाता है उस प्रत्येक अवधि के लिए वहाँ पर नए सिरे बनाए जाते हैं। ठीक है, चलिए चौथे पॉइंट को बढ़ते हैं। हमारा 4 नंबर पॉइंट है डेबिट पक्ष की मदें, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते और आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में कौन कौन सी मदें जाती है। तो देखिए प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है, यानी रिसिप्ट्स को प्राप्ति एवं भुगतान खाते के डेबिट पक्ष में जो भी प्राप्ति होती है, जो भी प्राप्त हुआ होता है उसे डेबिट पक्ष में लिखा जाता है। और आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में केवल आयगत खर्चों को, मतलब जो भी खर्च आते हैं, खर्च एवं हानियों को लिखा जाता है आय व्यय खाते के डेबिट पक्ष में। ठीक है, चलिए 5 नंबर पॉइंट पर बढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट है क्रेडिट पक्ष की मदें। तो इस खाते यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतानों को दिखाया जाता है। क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतानों को, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतानों को जो पेड किए जाते हैं, पेमेंट होते हैं, उन्हें क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाता है। और आय व्यय खाते के क्रेडिट पक्ष में सभी आयों एवं लाभों को दिखाया जाता है। ठीक है, तो देखिए यह अगर क्वेश्चंस 2 मार्क्स में आते हैं तो हमें 2 या 3 पॉइंट दिखाने हैं, लेकिन अगर यह 5 मार्क्स में यानी 5 पॉइंट्स में आते हैं क्वेश्चन मार्क्स में तो हमें पाँचों का पाँचों पॉइंट्स यहाँ पर शो करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आजीवन सदस्यता शुल्क क्या है। तो देखिए देखते हैं, आजीवन सदस्यता शुल्क से उस सदस्यता शुल्क से है जो किसी सदस्य द्वारा एकमुश्त राशि के रूप में दी जाती है। आजीवन सदस्यता शुल्क वह राशि है जो किसी भी सदस्य द्वारा एकमुश्त राशि के रूप में दी जाती है। स्पष्ट है कि इस प्रकार के शुल्क का भुगतान एक बार में ही किया जाता है। जो आजीवन सदस्यता शुल्क है उसका भुगतान यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि इसका भुगतान जो होता है वह एक बार में ही किया जाता है। यह संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। आजीवन जो सदस्यता शुल्क होता है वह संस्था के लिए पूंजीगत प्राप्ति माना जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य क्या होता है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो बनाया जाता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य लेखांकन वर्ष के लिए रोकड़ प्राप्ति एवं भुगतानों का सारांश प्रस्तुत करना ही प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य होता है। यह 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पूंजी निधि क्या होता है, यानी कैपिटल फंड क्या होता है। ठीक है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है, यह 5 मार्क्स में हमेशा पूछे जाते हैं कि पूंजी निधि क्या होती है, इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। अगर यह 2 मार्क्स में आते हैं तो पूछेगा पूंजी निधि क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम नीचे आगे चलने के बाद इसकी परिभाषा जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर जानते हैं। गैर व्यापारिक संस्था अपना बचत या अधिक के माध्यम से अपनी पूंजी का निर्माण करती है, इसे ही पूंजी निधि कहते हैं। गैर व्यापारिक जो संस्था है वह अपना बचत या अधिक्य के माध्यम से अपनी पूंजी का जो निर्माण करती है, इसे हम लोग पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड कहते हैं। ठीक है, आय व्यय खाते से निकाले गए अधिक्य को पूंजी निधि में जोड़ा जाता है। आय व्यय खाते से जो भी सरप्लस की राशि होती है उसे कैपिटल फंड में यानी पूंजी निधि में जोड़ा जाता है। चलिए अब हम लोग पूंजी निधि की गणना को देखते हैं कि पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड की गणना किस प्रकार की जाती है। प्रारंभिक पूंजी निधि माइनस वर्ष के प्रारंभ की कुल संपत्तियां माइनस वर्ष के प्रारंभ के कुल दायित्व। देखिए पूंजी निधि की गणना में हमें सबसे पहले प्रारंभिक पूंजी निधि जो होती है उसमें से वर्ष के जो भी साल के प्रारंभ की कुल संपत्ति टोटल संपत्ति जो एसेट होती है उसको घटा देना है, फिर वर्ष के प्रारंभ के कुल दायित्व को भी। प्रारंभिक पूंजी में से वर्ष के कुल संपत्तियों को और वर्ष के प्रारंभ के कुल दायित्वों को घटा देना है। ठीक है, अंतिम पूंजी निधि बराबर, यहाँ पर देखिए अंतिम पूंजी निधि बराबर प्रारंभिक पूंजी निधि प्लस सरप्लस यानी अधिक माइनस कमी प्लस पूंजीगत मदे यहाँ पर होती है। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर इसका सॉल्यूशन जान लिया कि पूंजी निधि यानी कैपिटल फंड क्या होता है और इसकी गणना किस प्रकार की जाती है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन यानी हमारा 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि प्राप्ति एवं भुगतान खाते की सीमाएँ क्या होती है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है उसकी सीमा कितनी तक होती है वो। ठीक है, चलिए हम लोग जानते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता की सीमाएँ निम्नलिखित है। यह लेखांकन के रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो होता है यह लेखांकन के रोकड़ आधार पर बनाया जाता है। इसमें गैर रोकड़ मदे जैसे ह्रास को नहीं दिखाया जाता है। ये सबसे पहली जो सीमा है प्राप्ति एवं भुगतान खाता की, उसमें ह्रास को नहीं दिखाया जाता है, यानी डिप्रिसिएशन को यहाँ नहीं दिखाया जाता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता में। चलिए सेकंड पॉइंट पर बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा, यह लेखांकन वर्ष के आय एवं व्ययों के संबंध में सूचनाएं प्रदान नहीं करता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है हमारा वह आय व्यय खातों के संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं करता है। यह सिर्फ आय एवं व्ययों की नगद राशि की ही सूचना प्रदान करता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता है वह आय व्यय खाते की नगद जो राशि होती है, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बता दिया है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता में हमेशा नगद राशि का ही लेन देन किया जाता है, तो नगद राशि की ही सूचना प्रदान करता है। चलिए थर्ड पॉइंट की ओर देखते हैं। थर्ड पॉइंट है, इसमें संस्था की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह सिर्फ नगद व्यवहारों का ही लेखा प्रस्तुत करता है, अन्य संपत्ति और दायित्वों को छोड़ दिया जाता है। ठीक है, चौथा नंबर पॉइंट के बढ़ते हैं। चौथा नंबर हमारा पॉइंट है, यह खाता लेखांकन वर्ष के अधिशेष या कमी को प्रकट नहीं करता है। जो प्राप्ति एवं भुगतान खाता होता है वह सरप्लस या डिफिसिट को प्रकट नहीं करता है। यह अपने खाते के अंतिम में बाई बैलेंस सीडी के रूप में यह प्रस्तुत करता है प्राप्ति एवं भुगतान खाता। यह सरप्लस और डिफिसिट को प्रकट नहीं करता है। तो चलिए हम लोग 5 नंबर पॉइंट के बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा पॉइंट है, यह लेखांकन के उपार्जन आधार पर तैयार नहीं किया जाता है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वह उपार्जन आधार पर तैयार नहीं किया जाता है, क्योंकि उपार्जन आधार पर जो है वह आय व्यय खाते को तैयार किया जाता है। तो चलिए अपने नेक्स्ट VBA इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बढ़ते हैं कि आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों के 4 उदाहरण दीजिए। यहाँ पर देखिए अब बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि आयगत प्राप्तियों के 2 उदाहरण, 3 उदाहरण या 4 उदाहरण दें, या पूंजीगत प्राप्तियों के 2, 3 या 4 उदाहरण दीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों के निम्नलिखित उदाहरण है। आयगत प्राप्तियों का चलिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। आयगत प्राप्ति यानी जो भी आयगत जो आती है प्राप्ति यानी रिसिप्ट जो भी प्राप्त होती हैं वह आयगत प्राप्तियों में ऐड की जाती है। तो फर्स्ट नंबर पे है हमारा चंद यानी सब्सक्रिप्शन। सेकंड नंबर पर है सामान्य दान यानी जनरल डोनेशन। थर्ड नंबर पर है प्रवेश शुल्क इंट्रेंस फी। यहाँ पर देखिए 1 से 2 अधिक, यहाँ पर 1 या 2 पूछता है या 3 पूछता है, तो हमने यहाँ पर 4 आपको पॉइंट दिए हैं, इसमें से आप कोई भी आयगत प्राप्तियों में ऐड कर सकेंगे। थर्ड नंबर पर है प्रवेश शुल्क यानी इंट्रेंस फी। 4 नंबर है चैरिटी शो से प्राप्ति यानी प्रोसीड्स फ्रॉम चैरिटी। ठीक है, तो चलिए अब लोग आगे देखते हैं।
पूंजीगत प्राप्ति में फर्स्ट नंबर है आजीवन सदस्यता शुल्क यानी लाइफ मेंबरशिप फी। सेकंड नंबर है स्थायी संपत्तियों की बिक्री सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। थर्ड नंबर में वसीयत लेजिसी और फोर्थ नंबर में समर्पित निधि इन्वेलमेंट फंड। ठीक है, तो देखिए हमने यहाँ पर देख लिया कि आयगत प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्तियों के चार यहाँ पर उदाहरण हमने दे दिए हैं। आपसे 2 या 3 पूछे थे या 4 पूछे तो 4 यहाँ पर दे दिया गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस फर्स्ट चैप्टर में यानी एनपीओ गैर व्यापारिक संस्था से हमने 22 क्वेश्चंस पूरे ऐड किए हैं जो कि पूरे महत्वपूर्ण हैं। इतने क्वेश्चंस आपको पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, इसी से आपकी थ्योरी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। इससे आगे हम चलने पर आपको इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं हम क्वेश्चंस एंड आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो अगले हम लोग 20 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कोष आधारित लेखांकन किसे कहते हैं। तो लेखांकन की वह पद्धति जिसमें कोष स्वतंत्र राजकोषीय लेखांकन की इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है कोष लेखांकन है। लेखांकन की वह पद्धति जिसमें कोष स्वतंत्र राजकोषीय लेखांकन की इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है कोष लेखांकन है। वस्तुतः कोष आधारित लेखांकन पुस्तकालन की एक तकनीक है जिसमें किसी विशेष कार्य के लिए दिए गए प्रत्येक अंशदान के लिए संपत्ति दायित्व आय, देखिए यहाँ पर संपत्ति मिसप्रिंट हो गया है, संपत्ति है, दायित्व आय और व्यय के लिए अलग अलग पुस्तकों का सेट रखा जाता है। कोष आधारित लेखांकन में संपत्ति दायित्व आय और व्यय के लिए अलग अलग पुस्तकों का सेट रखा जाता है। इस प्रकार कोष आधारित लेखांकन वह लेखांकन पद्धति है जिसमें लाभ न कमाने वाली विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए अलग अलग कोषों का निर्माण करती है। कोष विशेष से संबंधित प्राप्तियों व आयों को उस कोष में जमा किया जाता है और व्ययों को डेबिट किया जाता है। इसलिए लेखांकन की दृष्टि से प्रत्येक कोष का पृथक अस्तित्व होता है। उदाहरण के लिए मैच कोष यानी मैच फंड, खेलकूद कोष यानी स्पोर्ट्स फंड, पुरस्कार कोष यानी प्राइज फंड इत्यादि को इसमें ऐड किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले अपने 21 क्वेश्चन नंबर की ओर बढ़ते हैं कि गैर कोष आधारित लेखांकन क्या है। इससे पहले वाले में हम लोग जाना कि कोष आधारित लेखांकन क्या है, इसमें हम लोग जानेंगे गैर कोष आधारित लेखांकन क्या है। तो गैर कोष आधारित लेखांकन पद्धति आगम रेवेन्यू तथा लागत कोष्ठ के मिलान पर आधारित है। यह पद्धति व्यावसायिक उपक्रमों के द्वारा अपनाई जाती है जिसका प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना होता है। इस पद्धति के अंतर्गत लेन देनों की पहचान और उसके लेखे दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार उपार्जन अवधारणा के आधार पर किए जाते हैं। गैर कोष लेखांकन पद्धति के अंतर्गत फर्स्ट नंबर है लेखा अवधि के लिए लाभ हानि की गणना के लिए लाभ हानि खाता बनाया जाता है। सेकंड नंबर है व्यवसाय की वित्तीय स्थिति की जानकारी के लिए आर्थिक चिट्ठा यानी स्थिति विवरण बैलेंस शीट बनाया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन यानी 22 या हमारा लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट चैप्टर एनपीओ गैर व्यापारिक संस्था या गैर लाभकारी संगठन का। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है 22 जो हमारे फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाता है थ्योरी के लेवल से। इसके बाद हमारा बाकी रह जाता है ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चंस विथ आंसर। तो चलिए हम लोग 22 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा 22 नंबर यानी 22 नंबर क्वेश्चन कि आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता में अंतर बताइए। यह देखिए 5 नंबर में यानी 5 पॉइंट्स में हमारा यह क्वेश्चन आता ही है कि आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता में अंतर बताइए। अगर यह मिस कर दिया तो यह आप पर है, लेकिन यह क्वेश्चंस यह बार बार यानी कई बार पूछे गए हैं एग्जाम में, इसीलिए मैंने यह क्वेश्चंस को ऐड किया है। ठीक है, तो आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता में निम्नलिखित अंतर है। क्रम संख्या और अंतर का आधार जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि जब भी अंतर आपसे पूछे तो क्रम संख्या और अंतर का आधार हमें लिखना जरूरी है। फिर जिसमें पूछे उसको हम लोग ऐड कर लेंगे। आय व्यय खाता और लाभ हानि खाता लिख लिए। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं फर्स्ट नंबर है संस्थान, यानी यह अंतर का आधार लिखना बहुत ही जरूरी है। इसी पर जो कॉपी चेक करते हैं वह इसी के आधार पर यहाँ चेक करते हैं कि संस्थान है, तो यह इसी के आधार पर यहाँ पर जब भी बनाया जाता है अंतर तो यह अंतर का आधार ऐड करना जरूरी होता है। ठीक है, क्रम संख्या अगर छूट जाए तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंतर का आधार ऐड करना जरूरी है। लेकिन मैं कहूँगा कि क्रम संख्या भी आप ऐड करें जरूर। संस्थान यह गैर व्यापारिक संस्था द्वारा तैयार किया जाता है। लाभ हानि खाता
यह व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा तैयार किया जाता है। जो आय व्यय खाता होता है वह गैर व्यापारिक संस्थाओं द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और जो लाभ हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वह व्यापारिक प्रतिष्ठानों के द्वारा तैयार किया जाता है। सेकंड है उद्देश्य। इसका उद्देश्य एक निश्चित अवधि के लिए सरप्लस या डिफिसिट यानी अधिशेष या कमी ज्ञात करना होता है, आय व्यय खाते का उद्देश्य। और प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ हानि खाते का उद्देश्य शुद्ध लाभ या शुद्ध हानि ज्ञात करना है, ठीक है। थर्ड नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हमारा थर्ड नंबर पॉइंट है शेष। इस खाते की क्रेडिट शेष को व्यय पर आय की अधिकता तथा डेबिट शेष को व्यय की आय पर अधिकता कहा जाता है। यानी जब आय व्यय खाते की क्रेडिट शेष होगा तो उस पर व्यय पर आय की अधिकता कहेगा तथा डेबिट शेष होगा तो व्यय की आय पर अधिकता कहा जाएगा। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इस खाते के क्रेडिट शेष को शुद्ध लाभ कहा जाता है और डेबिट शेष को शुद्ध हानि कहा जाता है, ठीक है। तो 4 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर हमारा पॉइंट है आधार। यह प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा अतिरिक्त सूचनाओं के आधार पर तैयार किया जाता है। जो आय व्यय खाता होता है वह प्राप्ति एवं भुगतान खाता यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तथा अतिरिक्त जो एडिशनल में सूचनाएं दिए जाते हैं उसी के आधार पर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वह तलपट यानी ट्रायल बैलेंस के आधार पर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 5 नंबर पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर पॉइंट है आहरण ड्राइंग। तो सदस्यों द्वारा अधिशेष का आहरण नहीं किया जा सकता है। सदस्यों द्वारा आय व्यय खाते में अधिशेष यानी सरप्लस का आहरण नहीं किया जाता है। और मैंने आपको ऊपर बता दिया कि जो भी सरप्लस होता है वह वहाँ से कैपिटल फंड यानी पूंजी निधि में ऐड किया जाता है, ठीक है। तो अधिशेष का आहरण नहीं किया जा सकता है। संस्था के स्वामी शुद्ध लाभ की राशि निकाल सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में संस्था के जो स्वामी होते हैं, ऑनर होते हैं, वह शुद्ध लाभ की राशि को निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने इस चैप्टर के जो भी 22 क्वेश्चंस यानी 22 जो मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चंस थे उसको हमने पूरा कर लिया है। तो अगले जो वीडियो होंगे, जो अगली क्लास आएगी, उसमें हम लोग इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस हैं इस एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट VVI क्वेश्चंस एंड आंसर को अगले क्लास में हम लोग यहाँ पर जानने वाले हैं।